पहले हम 5 पॉइंट शायद कर चुके हैं, और छठा जो पॉइंट है हमारा वो है अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता, अधिगम असक्तता, इसी को हम अधिगम निःशक्तता भी कहते हैं। अधिगम निःशक्तता या फिर अधिगम विकार, ये सारे एक ही नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट, तो ये हमारा 7वां पॉइंट है। 6 पॉइंट इससे पहले हम कंप्लीट अपने कर चुके हैं। सी-टेट के अंतर्गत हर बार इससे एक क्वेश्चन आता है पूरे पेपर में। कई बार ऐसा भी देखा गया है 2 क्वेश्चन पे मिले हैं। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को केवल वो भाषा में ही पूछे, भाषा के अलावा इस क्वेश्चन को चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर भी पूछा गया है, एसएसटी या पर्यावरण या मैथ के अंतर्गत भी इस अधिगम अयोग्यता अर्थात निःशक्तता के बारे में पूछा गया है। यार दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अधिगम विकार भी हम इसको कहते हैं। एक अधिगम विकार होता है वाचन से संबंधित, वाचन से संबंधित अधिगम विकार अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। तो वाचन से संबंधित अधिगम जो विकार होते हैं उसमें एक होता है हमारा फेजिया, और दूसरा होता है इसके अंदर डिस्फेजिया। ये वाचन से संबंधित है। ऐसे ही दूसरा जो विकार है वो है पठन या फिर पढ़ने से संबंधी। पठन या पढ़ने से संबंधी जो हम प्रयोग करते हैं, जिन अधिगम विकारों का प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत एक होता है प्रेक्सिया और दूसरा होता है डिस्प्रेक्सिया। तीसरा होता है लेक्सिया और चौथा होता है डिसलेक्सिया। अब इनके इंग्लिश में नाम इसलिए है क्योंकि यूरोप के अंतर्गत जो शिक्षाविद हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, सबसे पहले उन्होंने इस चीज की पहचान की, इसलिए इनके नाम फेजिया, डिस्फेजिया, प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, लेक्सिया, डिसलेक्सी का नाम रखे गए। जो ये पहले वाली स्टेज है, जैसे यहाँ पे फेजिया की है, यहाँ प्रेक्सिया की है, इसके बाद यहाँ लेक्सिया है, और इसके बाद इनमें तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? डिस। तो यहाँ भी इसमें डिस लगा है, यहाँ भी डिस लगा है, यहाँ भी इसमें डिस लगा है। ये सेकंड स्टेज होती है। कोई भी बीमारी होती है, कोई भी विकार होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो एकदम से अपना बड़ा रूप अख्तियार नहीं कर देते हैं, एकदम से वो बड़े लेवल पे नहीं जाते हैं। बीमारी का जो रूप होता है, जिसको हम यहाँ विकार कह रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजों को आगे उत्तरोत्तर बढ़ाते जाता है। जितना समय उसमें ज्यादा व्यतीत होगा, बीमारी उतनी ही गंभीर होती जाती है। तो ये पहले वाली जो स्टेज है, अगर इसमें हमें पता चल जाता है बच्चों का कि वास्तव में बच्चा इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो उसका इलाज टीचर और गार्जियन अपने लेवल पे कर लेते हैं। यानी कि फेजिया, प्रेक्सिया, लेक्सिका का जो उपचार है, एक तरीके से टीचर और गार्जियन दोनों मिलकर बच्चों को इनसे बाहर निकाल लेते हैं, इनसे दूर कर लेते हैं, इनकी समस्या से इसका सही समाधान हल निकाल लेते हैं। लेकिन जब बच्चा इस डिसऑर्डर में आ जाता है सेकंड स्टेज में, तो यहाँ हमें एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट और शिक्षक, इन तीनों की एक बड़ी भूमिका होती है, तब जाके हम बच्चों को इससे बाहर निकाल पाते हैं। आपने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल देखे होंगे और फिल्में भी देखी हैं। जैसे वो तारे जमी पे फिल्म है, उसमें भी डिसऑर्डर की बात हुई है। 5 जो मूवी है उसमें भी डिसऑर्डर की बात हुई है। तो अनेक फिल्मों के अंदर कुछ ऐसे पात्र रखे गए हैं जो किसी न किसी डिसऑर्डर से ग्रसित थे, पीड़ित थे, और उसी से रिलेटेड यहाँ चीजें हैं। वाचन का अर्थ बोलना भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत सबकी पेडागोजी एक ही है, बस लैंग्वेज का अंतर है। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो यहाँ पे देवनागरी लिपि का प्रयोग ना करके रोमन लिपि का प्रयोग होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जब हम संस्कृत पढ़ाएंगे तो संस्कृत में भी हम देवनागरी लिपि का इसी का ही प्रयोग करेंगे। और चूंकि हिंदी भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी में इसको पढ़ने बोलेंगे, संस्कृत में पठन बोलेंगे, संस्कृत में इसको वाचन बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलना बोलेंगे। यानी कि बोलने से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपकी फेजिया, डिस्फेजिया है। पढ़ने से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, लेक्सिका और डिसलेक्सिका। बस आपको ध्यान रखना है कि वाचन और बोलने से संबंधित फेजिया है, पठन से संबंधित प्रेक्सिया और लेक्सिया है। इसके बाद तीसरी जो समस्या है यहाँ पर, वो है लिखने से संबंधित। यहाँ पे इसको कहेंगे हम लेखन या लिखने से संबंधित विकार। लेखन या लिखने से संबंधित जो विकार है, इसके अंतर्गत यहाँ आपको ध्यान रखना है
हम प्रयोग करेंगे ग्राफिया, दूसरा डिसग्राफिया, ग्राफिया डिसग्राफिया, तीसरा सिम्बोलिया, फोर्थ डिसिम्बोलिया। ये 4 प्रॉब्लम जो है आपकी लेखन से संबंधित है। ऐसे ही गणना या गणित से संबंधी डिसऑर्डर अर्थात विकार। इसमें क्या होगा, इसमें एक है कैरिकुलिया, दूसरी है डिसकैरिकुलिया, इसके बाद 5वां श्रवण या सुनने से संबंधित विकार। श्रवण या सुनने से संबंधित जो विकार हैं उसके अंदर होता है बधिर, आंशिक बधिर, और तीसरा होता है श्रवण ह्रास। ये 3 प्रॉब्लम किससे संबंधित होती है, श्रवण या सुनने से संबंधित। ऐसे ही देखने, दृश्य या देखने से संबंधी विकार। इसके अंतर्गत वर्णांधता और वर्णभंग, वर्णांधता और वर्णभंग, ये सब आते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हम आपको इससे पहले जो बता रहे थे दोस्तों, इन डिसऑर्डर से पहले आपको बता रहे थे कि हम जो 4 भाषा के कौशल होते हैं, जब तक उनको विकसित नहीं कर लेते हैं, बच्चे के अंदर चारों भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो विकसित नहीं कर लेता है, तब तक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा। और आपको ये बताया गया कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ मौखिक के साथ साथ लिखित और इसके साथ सांकेतिक अभिव्यक्ति से है। यानी कि केवल बच्चा बोल पा रहा है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो लिख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हुआ। और यही रीजन है, जब उसको रोल प्ले करने के लिए कहा जाए अपने बॉडी लैंग्वेज से उसी तरीके के वो इंप्रेशन निकालें, तो इसका मतलब है कि उसने सांकेतिक अभिव्यक्ति को भी कहीं ना कहीं हासिल कर लिया, और उसी को हम भाषा दक्षता, भाषा निपुणता और भाषा प्रयोग के नाम से जानते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी अच्छा विद्यालय, अच्छा भाषा का शिक्षक है, और बच्चे का अचीवमेंट भी जो है लगातार कहीं ना कहीं उपलब्धि वो हासिल नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक्टिव है, बच्चा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक पे, लेकिन फिर भी बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, भाषा के कौशल में उसका कहीं ना कहीं उपलब्धि हासिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कुछ डिसऑर्डर है। और उसको हम यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में और संस्कृत में अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निःशक्तता और अधिगम विकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है, एक तो वाचन अर्थात बोलने से संबंधित होती है, जो फेजिया डिस्फेजिया, फिर पठन अर्थात पढ़ने से संबंधित होती है, प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया, लेक्सिका और डिसलेक्सिका होती है। इसके बाद लेखन अर्थात लिखने से संबंधित होती है ग्राफिया। ग्राफ कहते हैं प्यारे दोस्तों, हम कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है वो लिखकर ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, कोई भी आप सिंबल बना रहे हो तो उसको सिंबल को भी आप लिखित रूप से ही प्रदर्शित करोगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो मुझे त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज का जो ग्राफ बनेगा फिर दोस्तों वो इस रूप में बनेगा। मुझे कोई सिंबल देना है, मतलब यू टर्न का निशान देना है, या फिर मुझे कोई दूसरी तरीके की चीजें बतानी है, तो बिना सिंबल के मैं नहीं बता सकता। तो यानी कि लिखने अर्थात लेखन से संबंधित जो विकार है, जो डिसऑर्डर है, वो ग्राफ और सिंबल से जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से उस विकार का नाम रख दिया गया ग्राफिंग, डिसग्राफिंग, सिम्बोलिया और डिसिम्बोलिया। यानी कि कई बार बच्चे जो चिन्ह है, प्रतीक है, निशान है, उनको पहचानने में गलती करता है, जिसकी वजह से उसका अधिगम प्रभावित होता है। अगर सब कुछ अच्छा है, टीचर भी मेहनत कर रहा है, बच्चा भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, और उसके बावजूद भी अगर अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको यह सोचना पड़ेगा कि कहीं बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। और वो डिसऑर्डर किससे संबंधित हो सकता है, वाचन बोलने से, पठन से, इसके बाद लेखन से, गणना से, सुनने से, और इसके बाद देखने से संबंधित हो सकता है। अगर इनमें से किसी से भी बच्चा ग्रसित है तो उसका अधिगम प्रभावित होगा, उसकी भाषा के कौशल प्रभावित होंगे, और अभिव्यक्ति की क्षमता में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। इसके साथ गणना तथा गणित से संबंधित ये कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कैरिकुलिया। तो ये भी 2 स्टेज है, कैरिकुलिया और डिसकैरिकुलिया है। आप बार बार देख रहे हैं कि इधर जितने भी हैं हमने उसमें डिस का प्रयोग किया है, तो डिस अपने आप में वो सेकंड स्टेज है, जहां पर अगर बच्चा गया तो एक लंबा समय यहाँ पे लगता है बच्चे को इन डिसऑर्डर से बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही श्रवण अर्थात सुनने से संबंधित जो विकार है उसको हम बधिर कहते हैं। बधिर मतलब जो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, ठीक है। एक मुख बधिर होता है जो ना तो बोलता हो और ना सुनता हो, उसको हम मुख बधिर कहते हैं, ठीक है। इसके साथ आंशिक बधिर है, अर्थात तो उसका 40 डेसिबल से के आसपास जो है उसकी श्रवण क्षमता कहीं ना कहीं नुकसान उसका हो चुका है, उसका ह्रास हो चुका है। और एक होता है श्रवण ह्रास,
श्रवण ह्रास में क्या होता है, रात के समय बच्चा नहीं सुन पाता है, क्योंकि दिन में वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से या भाव भंगिमाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं ये उसको मैसेज मिल जाता है कि सामने वाला ये बोलना चाहता है, था सामने वाला ये कहना चाहता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको आप उसी रूप में लोगे जिस रूप में इनकी यहाँ पर कैपेसिटी है। यानी कि जब हम बात करते हैं बधिर की, तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे बच्चों को आपको जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आंखों से अच्छी तरह से देख पा रहा है लेकिन कानों से वो सुन नहीं पा रहा है। तो हम गलती क्या करते हैं, कई बार वर्बली हम बच्चे को प्रवचन दे रहे होते हैं, अर्थात तो व्याख्या विधि से पढ़ा रहे होते हैं, जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम लिख नहीं रहे होते हैं तो इस बच्चे ने किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं किया। तो अगर आपका बच्चा बधिर है तो आपको लिखना पड़ेगा। और आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि आप जो बधिर के जो स्कूल्स होते हैं, अलग से जो व्यवस्था की गई है इन हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, या जो विशेष विकलांगता रखते हैं, ठीक है, अलग से जो स्कूल्स है वहां पे आप इसको भेजिए। इसके गार्जियन को आप नहीं कह सकते, सामान्य बच्चों के साथ ही इसको पढ़ाना है, क्योंकि आखिरकार ये बाद में जब पढ़ाई करेगा यूनिवर्सिटी में या उसके बाद नौकरी करेगा तो ये उसी समाज में करेगा जहां हर तरह के व्यक्ति मौजूद होते हैं। इसलिए सामान्य बच्चों के साथ ही इनको रखना है। अलग से इनको प्यार दोस्तों ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, अलग से एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, अलग से इन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अलग से इनके लिए विद्यालय की व्यवस्था कराई जाए या आप इनको इनके जो विद्यालय बने हुए वहां इनको भेजने की सलाह दे, ये अपने आप में सरासर गलत है। तो बधिर हैं जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे बच्चों के लिए आप लिखकर बोर्ड पर उनके अधिगम को बढ़ा सकते हैं। आंशिक बधिर वाला जो बच्चा है इसको सुनाई तो देता है लेकिन इसको थोड़ा कम सुनाई देता है। अब अगर आप इसको क्लास में सबसे आगे बैठा लोगे तो जहां पे आपकी आवाज भी ज्यादा होगी, क्लास के अंदर पीछे हमें कई बार पूछना होता है कि पीछे तक आवाज जा रही है कि नहीं है। कुछ टीचरों की आवाज बड़ी धीमी होती है, मैडमों की आवाज बड़ी धीमी होती है और ज्यादातर माइक का प्रयोग होता नहीं है। मान के चलो हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, 300-400 बच्चे हैं तो स्वाभाविक बात है हम माइक का प्रयोग करते हैं और साइड में भी और पीछे भी माइक लगे होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ जो आंशिक बधिर वाला बच्चा है इसको आप सामने बैठाइए। जब ये बच्चा सामने बैठेगा तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से भी बहुत कुछ सीख लेता है। वो चूंकि ये आगे बैठा हुआ है तो साउंड क्लियर जाएगी इसके पास, तो फिर इसका अधिगम प्रभावित नहीं होगा। श्रवण ह्रास जो बच्चा होता है इसकी पहचान इस रूप में होगी, जब भी आप इधर जाओगे तो बच्चे की जो आंख होती है वो इधर आएगी, जब आप इधर आओगे तो बच्चे की आंख की पुतली इधर होगी। यानी कि बच्चा कहीं ना कहीं आपके शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपकी बॉडी को दे रहा है। उसका रीजन ये होता है कि जो बधिर बच्चे होते हैं ये बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी, भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। इसलिए आप जब इनकी पहचान करो आपको लगेगा ये बच्चा बार बार मुझे क्यों देख रहा है, ये बार बार मेरे चेहरे पे ही ध्यान इसका क्यों है। ऐसा नहीं होता है, बार बार उसका चेहरे पे ध्यान इसलिए है कि वो बॉडी लैंग्वेज से चीजों को कहीं ना कहीं कैच करना चाह रहा है। साथ के साथ ये बच्चा बार बार दूसरे की किताब, दूसरे की कॉपी में झांकने की कोशिश करता है। जब आप कुछ लिखवाते हो, चाहे आप बोर्ड पे लिखवा रहे हो या बोल के लिखवा रहे हो मौखिक रूप से, तो इसके सेंटेंस छूट जाते हैं, इसके शब्द छूट जाते हैं और उन शब्दों की पूर्ति ये कहां करता है, साइड वाले अपने दाएं बाएं बैठे हुए बच्चों के रजिस्टर में कॉपी में देख के करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे मैं भी अपने आप में जब छूट जाता था, स्पीड अगर कम है तो साइड वाले का देख के पूरा करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर श्रवण ह्रास है, मुझे सुनने की शक्ति मेरी कम है, तो वहां पर ये जरूरी नहीं होता है। आपको अपने लेवल पे भी प्रैक्टिकली वहां देखना होता है। कुछ बच्चों की स्पीड कम होती है, वो भी साथियों का देख के अपने सेंटेंस को पूरा करता है। तो वहां ऐसे नहीं है कि हर बच्चा जो झांक रहा है दूसरे के रजिस्टर में उसी को कम सुन रहा हो। वो आपको देखना पड़ेगा, जो भी अभी बताई गई कंडीशन, कि ये बार बार जो भी आप इधर उधर घूमते हो या आप चलते हो या आप कुछ भी बोलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे चेहरे को बार बार देख रहा है, मुझे बार बार देख रहा है, सुन नहीं रहा है। जबकि सुन तो उसको वास्तव में कम रहा है क्योंकि वो श्रवण ह्रास से ग्रसित है। ठीक है, आप बोलोगे उसको कुछ, मान के चलो आपने चूहा बोला है तो चूहे की जगह चूहा से मिलता हुआ दूसरा शब्द उसको सुनाई देगा और वो वही उसको नोट डाउन कर लेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है बच्चों की पहचान आपको क्या है क्लास के अंदर करनी है और फिर इनके लिए जो विशेष व्यवस्थाएं क्लास के अंदर की गई है। इसीलिए समावेशी शिक्षा में सबका साथ सबके विकास की हम बात करते हैं, तो उस पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर? अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक चीजें अगर क्लियर हो गई है एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। दृश्य या देखने से संबंधित जो विकार होते हैं वे दो तरीके के होते हैं, इनसे भी बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है भाषा के कौशल और अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने में। एक ये बैरियर खड़ा करते हैं, एक वर्णांधता होता है, एक वर्णभंग होता है। वर्णांधता में क्या होता है कि जब तक सूरज है, सूरज की रोशनी है, तब तक क्लियरिटी है सारी चीजों की, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही सूरज छिप गया है, सूरज की रोशनी गायब हो गई है, तो फिर इनको केवल परछाई दिखाई देती है। ये आवाज के माध्यम से ही पशु पक्षियों की और इंसान की पहचान करते हैं कि ये फला पशु है, फला पक्षी है और जो है फला आदमी है। तो जब तक सूरज की रोशनी है, सूरज निकला है, तब तक इनको क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी गायब हुई, सूरज छिप गया, तो रात के अंधेरे में फिर इनको केवल और केवल परछाई दिखाई देती है, उसको कहते हैं हम वर्णांधता। इसके बाद वर्णभंग जो होता है, ये कलर ब्लाइंड जिसको कहते हैं, वो वर्णभंग होता है। कलर ब्लाइंड में क्या होगा, मान के चलो आपका हरा अमरूद भी आ रहे हैं और सेब भी आ रहे हैं इस मौसम में, तो वो सेब को अमरूद दिखाई देगा, अमरूद को सेब देख लेगा। अर्थात हरे रंग को उसको कहीं ना कहीं लाल रंग दिखाई देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्णभंग कहते हैं, इसको कहते हैं हम कलर ब्लाइंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। दृश्य अर्थात देखने से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो दो प्रकार की है, वर्णांधता है और वर्णभंग है। तो ये 7 पॉइंट थे आपके और ये था अधिगम। ठीक है, निर्योग्यता अर्थात अधिगम है क्षमता, लर्निंग डिसएबिलिटी। ऐसे ही 8वां जो पॉइंट है हमारा, 8वां जो पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी 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 शिक्षण और समावेशी
शिक्षक, समावेशी शिक्षक। यानी कि समावेशी केवल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, इस पे थोड़ा आप फोकस कीजिए। हमने यहाँ शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, शिक्षण टीचिंग की भी बात कर रहे हैं, शिक्षक टीचर की भी बात कर रहे हैं। अब इन सब चीजों को अगर कम से कम शब्दों में हम समझें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास होता है उसको हम समावेशी कहते हैं। सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास क्या है? समावेशी शिक्षा। क्लियर? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है हमें, सामान्य विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा के, सामान्य कक्षा के अंतर्गत सामान्य कक्षा के अंतर्गत विशिष्ट, सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा के अंतर्गत, सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा के अंतर्गत विशिष्ट 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 शिक्षण की, सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षण की, विशिष्ट शिक्षण की विधियां, विशिष्ट शिक्षण की विधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र, शिक्षण शिक्षण सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षण की विधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से विशिष्ट या विशेष वातावरण का निर्माण कर, विशेष परिवेश मतलब वातावरण, विशेष परिवेश का निर्माण करके पूरी कक्षा को, परिवेश का निर्माण करके पूरी कक्षा को एक इकाई मानकर, पूरी कक्षा को एक इकाई मानकर, पूरी कक्षा को एक इकाई मानकर विशेष उपलब्धि, पूरी कक्षा को एक इकाई मानकर विशेष उपलब्धि के साथ जो शिक्षण कार्य संपन्न हो उसे समावेशी शिक्षा, उसे समावेशी शिक्षा व शिक्षण कहते हैं। उसे समावेशी शिक्षा व शिक्षण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है जी। तो यही चीजों को हमने कम से कम शब्दों में रखा, यहाँ थोड़ा सा हमने डिटेल में बताया कि आखिरकार समावेशी इंक्लूसिव क्या है। तो यहाँ सामान्य विद्यालय का मतलब ये हुआ है कि उसकी चार दीवारी हो भी सकती है नहीं भी, उसमें ब्लैक बोर्ड हो भी सकते हैं नहीं भी, उसमें शिक्षक छात्र का अनुपात सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि छात्र ज्यादा हो टीचर कम हो, उसमें पानी पीने की व्यवस्था हो भी सकती है, शौचालय उसमें हो भी सकता है और नहीं। सामान्य विद्यालय का मतलब है कि शिक्षण अपने आप में एक चुनौती तो हो सकती है लेकिन समस्या नहीं होती। स्कूल में बाढ़ का पानी भर जाए, बारिश का पानी भर जाए, छुट्टी हो गई कि घर जाओ, नहीं पढ़ाई होगी, एक शिक्षक के ये काम नहीं होते। शिक्षक को हर समस्या को चुनौती के रूप में लेना होता है और चुनौती के रूप में लेकर उसकी समस्या का समाधान करके बच्चे को शिक्षण कार्य कराना चाहिए, वो उसको रोड पे बैठा के कराए, ठीक है, या फिर वो कहीं किसी दूसरे स्थान पे चीजों को करे। तो सामान्य विद्यालय का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, मेरे पास लैब नहीं है इसलिए लैब से संबंधित चीजें मैं बच्चों को नहीं बता रहा हूँ। तो आपको उसका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्लास के अंतर्गत आपको थ्योरी के रूप में कुछ प्रैक्टिकल कराने पड़ेंगे जो आप क्लास के अंदर करा सकते हो। तो यहाँ सारी ही व्यवस्था हो पब्लिक स्कूलों की तरह या जो बहुत महंगे स्कूल्स होते हैं उनमें तमाम व्यवस्थित होती है, वहीं पर ही बच्चे शिक्षित हो। सरकारी स्कूलों में ना हो, गांव देहात कस्बों में ना हो, पहाड़ी एरिया में ना हो, नक्सलवादी एरिया में जो स्कूल है वहां उतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो इसीलिए आपको फिर भी बच्चे का क्या करना है, ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और वो कैसे करोगे, आप सुविधाओं का रोना नहीं रहोगे। तो यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि सामान्य विद्यालय होंगे, सामान्य कक्षा होगी। तो सामान्य कक्षा का मतलब ये कि कक्षा में जो भी नीड होती है, बच्चे के बैठने की उचित व्यवस्था है और रोशनी तो जो है आ रही हो क्लास के अंदर,
अब मतलब रोज बिजली चली गई और आप कह रहे हो कि जब लाइट आएगी तब पढ़ाई होगी, तो ये शिक्षक के काम नहीं, कुछ और एक्टिविटी उस समय कराई जा सकती है। यानी कि कुल मिला के आपको समय का सदुपयोग करना है और बच्चे के सर्वांगीण विकास पे जोर देना है, और उसमें आप सुविधाओं का रोना नहीं रहोगे कि हमें ये चीज प्रोवाइड नहीं हुई है इसलिए हम ये नहीं करा पाए, कोई सुनेगा भी नहीं उस चीज को। तो सामान्य विद्यालय सामान्य कक्षा के अंदर विशिष्ट शिक्षण की विधियां, और विशिष्ट शिक्षण की विधिया का मतलब क्या है, आपकी क्लास में ब्लाइंड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, कुछ जो है शारीरिक रूप से विकलांग है, तो कुछ मानसिक रूप से विकलांग है, कुछ संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे हैं। तो आपकी क्लास के अंतर्गत लड़के भी हैं, लड़कियां भी, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों से संबंधित बच्चे हैं, और साथ के साथ उन बच्चों की स्थिति भी अलग अलग है। उनमें से कुछ प्रतिभाशाली है तो कुछ सृजनशील है, तो कुछ सामान्य बच्चे हैं तो कुछ बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं, कुछ उसमें से शारीरिक विकलांग है, कुछ मानसिक विकलांग है, और कुछ अलग अलग धर्म, जाति, पंथ और मजहब से संबंधित हैं। आप उन पे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, विशिष्ट शिक्षण की विधियों को अप्लाई करना है, विशिष्ट शिक्षण सूत्रों का अप्लाई करना है, शिक्षण सहायक सामग्री का अप्लाई करना है। आपकी क्लास में कोई ब्लाइंड बच्चा है तो आप उसकी व्यवस्था कीजिए, आपकी क्लास में कोई कम सुनने वाला बच्चा उसकी व्यवस्था कीजिए, उसका भी ध्यान रखना है। आपकी क्लास में कोई शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है उसकी भी व्यवस्था कीजिए कि किस तरीके से हम उसको भाषा का अधिगम करा सकते हैं, भाषा का विकास करा सकते हैं। हालांकि ये चीज सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होती है, और ये समावेशी शिक्षा के 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में आते हैं, 150 में से 5 क्वेश्चन होते हैं यही। अब उसमें से 1-2 लैंग्वेज में होगा, ईवीएस में होगा, मैथ में होगा, एसएसटी के अंदर होगा, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर पूछा जाएगा, और यही पेडागोजी के टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं उनको तो पता है कि हम यहाँ पे करा क्या रहे हैं। ये तमाम वे पॉइंट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पता है तो फिर वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षण, समावेशी शिक्षक के रूप में आप उनका आंसर सही देंगे। तो सामान्य विद्यालय सामान्य कक्षा में आपको विशेष शिक्षण की विधियां, सूत्रों और शिक्षण सहायक सामग्री का के माध्यम से विशेष परिवेश का निर्माण करना है। परिवेश में एटमोस्फेयर, एक अच्छा वातावरण आप दोगे। चूंकि भाषा का है तो प्रिंट समृद्ध वातावरण आप अपने आप में भाषा के अंतर्गत सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या होगा, बच्चे के चार्ट्स लगे होंगे, कुछ मॉडल्स होंगे, ठीक है, कुछ तालिकाएं होगी, टेबल होगी, वो बच्चे की दीवारों पे लगे होंगे जो उनके क्लासरूम है। साथ के साथ जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो उसको डायग्राम के माध्यम से भी बता रहे हो। तो यानी कि ये विशेष वातावरण, विशेष परिवेश का निर्माण का मतलब क्या है, आप बोल भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, आप साथ के साथ चित्र भी बना रहे हो, आपके साथ डायग्राम भी बना रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से, बॉडी के इंप्रेशंस के माध्यम से बच्चे को समझा रहे हो। और क्लास के अंदर आपका प्रिंट समृद्ध वातावरण है, अर्थात वो प्रिंट्स भी लगे हैं जहां बच्चा घूमता फिरता, उठता बैठता, दीवारों पे जब उसका ध्यान जाए तो वहां से भी वो उस चीजों को सीखे। तो वो यहाँ उसी प्रिंट समृद्ध वातावरण की बात है, उसका निर्माण करके पूरी कक्षा को एक इकाई मानना है। पूरी कक्षा को एक इकाई मानने का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे लड़का और लड़की में। एक इकाई का एक यूनिट मानने का मतलब क्या है, आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो आपके लिए ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़की केवल ये करेगी, लड़के ये करेंगे। आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हिंदू के धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताओ, और इस्लाम धर्म से संबंधित चीजें आए, सिख, जैन, पारसी से संबंधित आए, उस पर आप न्यूट्रल रह जाओ, तटस्थ रह जाओ। आपको सभी धर्मों की जो खूबी है वो आपको बतानी है, और किसी भी धर्म की आपको बुराई नहीं करनी है। तो एक यूनिट, एक इकाई मानने का मतलब ये है कि आप कोई जेंडर गैप नहीं करोगे, आप धर्म विशेष से संबंधित चीजों पे आप कहीं ना कहीं उनकी विशेषताओं को बताओगे कि हर धर्म में अपनी खूबी होती है, और प्रत्येक बच्चे की जो मान्यता है किसी भी जाति से संबंधित, समुदाय, वर्ग से संबंधित है या किसी धर्म से संबंधित है, वो आहत नहीं होना चाहिए। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराई है, तो आपको केवल अच्छाइयों पे ही फोकस करना है, बाकी धर्म के मामले में आपको थोड़ा तटस्थ रह के आगे बढ़ना है। तो ये क्या है, आपका विशेष उपलब्धि के साथ, यानी कि अचीवमेंट होना चाहिए। अब बच्चा आपके पास आया 110 दिन, अब 210, 215, 220 दिन स्कूल खुला, वो जो अलग अलग स्थिति बनती है उस हिसाब से। अब आपके पास बच्चा अगर 110 दिन भी आया है तो माँ बाप ने अपना काम पूरा कर दिया, उसने अपना बच्चा स्कूल में भेजा। अब वो टीचर की जिम्मेदारी, क्लास टीचर की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि 200 दिन, अगर 100 दिन भी बच्चा आपके पास आया तो आपने क्या सिखाया। मुद्दा यहाँ ये है, बच्चा फेल हो रहा है और टीचर कह रहा है गार्जियन को कि आपका बच्चा फेल हो गया, प्रिंसिपल भी कह रहा है कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो वहां पे फेलियर उस सिस्टम का है, उन शिक्षकों का है, गार्जियन का और बच्चे का फेलियर नहीं है। बच्चे तो आपका 1 to 5 है, 6 to 8 है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए यूनिट टेस्ट चले कि पहले 2 चैप्टर पढ़ाए, फिर यूनिट टेस्ट ले लिया, बच्चे का प्रोग्रेस का पता चल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है तो आपका सिस्टम फेल हो रहा है। बस गार्जियन की बच्चे की जिम्मेदारी बस एक ही थी कि अगर 210 दिन आप स्कूल खोलते हो तो अगर बच्चा आपका 75 या 70% अटेंडेंस पूरी कर रहा है तो फिर उसका अचीवमेंट भी वो आप पे डिपेंड करता है, वो वास्तव में अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज आपने आज भी पढ़ाया, कल भी पढ़ाया, परसों भी पढ़ाया, और बच्चों के कुछ लर्निंग नहीं, बच्चे ने कुछ उपलब्धि हासिल की नहीं। बच्चा जब स्कूल में आया उस समय उसको काउंटिंग आती थी, लेकिन बच्चा जोड़ घटाव से नहीं सीख पाया पूरे साल, तो वो सारा का सारा टीचर का फेलियर है, मैथ के टीचर का फेलियर है। तो ये आपको ध्यान रखना। उपलब्धि का मतलब ये है कि बच्चा आज आपके पास आया है, आज क्लास में उसने कुछ न कुछ उपलब्धि, अचीवमेंट हासिल किया हो, कल जो आगे की चीज है उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा हो। तो ऐसे नहीं है कि बच्चा तो स्कूल में आया, बैठ गया और वो 100 दिन बैठा, 200 दिन बैठा और कुछ का कहीं ना कहीं जो उपलब्धि है, उसका जो अचीवमेंट है वो वही है जैसे आपके स्कूल में एंट्री करने के दौरान वो था, तो वो अपने आप में फिर आपके सिस्टम का फेलियर हो गया। तो क्या करना है आपको, एक इकाई मानकर विशेष उपलब्धि के साथ जो शिक्षा या शिक्षण कार्य संपन्न हो उसे समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षण कहते हैं। तो ये क्या था आपका प्यार दोस्तों, समावेशी शिक्षा। कम से कम शब्दों में आपको क्या करना है, सबका साथ, सबका विकास करना है। तीसरा पॉइंट क्या है जी, तीसरे पॉइंट को समझिए समावेशी शिक्षा के बारे में क्या है। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के जब शिक्षण कार्य संपन्न, जब शिक्षण कार्य संपन्न, फोर्थ लिंग, जाति,
समुदाय, धर्म, लिंग, जाति, समुदाय, धर्म, स्थान, संस्कृति, स्थान संस्कृति का, स्थान संस्कृति के आधार पर बिना भेदभाव के पूरी कक्षा को एक इकाई मानकर जो शिक्षण कार्य हो उसे समावेशी शिक्षण कहते हैं। समावेशी शिक्षण कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब वो उसकी मर्जी, वो सारे पॉइंट देगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा है। तो कोई भी आ गया, उसमें कोई वर्ग भी दे दो आप, एक ही बात है, समुदाय वर्ग ही है। तो लिंग है, जाति है, समुदाय है, धर्म है, स्थान है, संस्कृति के आधार पर बिना भेदभाव के पूरी कक्षा को एक इकाई मानकर जो शिक्षण कार्य हो उसे क्या कह रहे हैं हम, समावेशी शिक्षा। इसी वजह से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है जी, आपको किसी भी तरह का इसमें से भेदभाव नहीं करना है। मैंने तीनों स्थिति आपके सामने रख दी है। कक्षा में अर्थात विशेष एटमोस्फेयर का आपको निर्माण करना है। विशेष शिक्षण की विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चे की रोज कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करवाना है। ऐसे नहीं है कि 10 दिन पहले जो स्थिति थी 10 दिन बाद भी स्थिति वही है। आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। आप किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी जाति से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे के ऊपर उन चीजों को अप्लाई नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या था आपका समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षण, समावेशी शिक्षक। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में आएंगे। लैंग्वेज के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद आपका 9वां पॉइंट जो है वो है यहाँ पे एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005। यही आज तक हम, इससे भी पहले बहुत सारे एनसीएफ आए। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ठीक है, प्रारूप मतलब फ्रेमवर्क। तो ये 2005 वाला ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि ये अपने आप में कारगर है और सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करने से उपलब्धि हासिल की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के सामने। तो ये 30 पॉइंट जब आपके सामने आएंगे तो 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी के ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि जब तक ये, क्योंकि क्वेश्चन एनसीएफ का भी आता है, आपको ये ध्यान रखना नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का भी क्वेश्चन होता है, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, भाषा के कौशल का क्वेश्चन होता है, भाषा के अधिगम, भाषा के विकास का क्वेश्चन होता है, और यहाँ तक मातृभाषा और लक्ष्य भाषा अर्थात द्विभाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है भाषा के संदर्भ में, क्योंकि हम यहाँ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, एनसीएफ को पढ़ लेते हैं और उसका जो सीमा है उसको ध्यान ही नहीं रखते कि यहाँ लैंग्वेज में हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे इसको। तो एनसीएफ सबका अपना अलग है, एसएसटी का अलग है, ईवीएस का एनसीएफ अपना अलग है, लेकिन भाषा के एनसीएफ में क्या है, हमें क्या करना है, भाषा के एनसीएफ में पाठ्यक्रम को यह भाषा की पाठ्य पुस्तक को, भाषा की पाठ्य पुस्तक को बच्चे छात्र के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने पर जोर देते हैं। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षण पर जो नैतिक मूल्य व लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्य के विकास पर जोर, लोकतांत्रिक मूल्य के विकास पर जोर। फोर्थ, लचीलापन,
लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। शिक्षण में लचीलेपन पर जोर दिया। लचीलेपन पर जोर दिया गया। बाल बोधगम्य शैली का प्रयोग, बाल बोधगम्य शैली के प्रयोग पे जोर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स, विद्यालय को समाज को विद्यालय के साथ जोड़कर पढ़ाने पर, विद्यालय को समाज व समाज को विद्यालय के साथ जोड़कर पढ़ाने पर जोर दिया। भाषा से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियों, भाषा से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियों पर जोर देना। ये आपको ध्यान रखना है। रटने की प्रवृत्ति पर रोक तथा अवबोध क्षमता विकसित करना। अवबोध क्षमता विकसित करना। ये 8 पॉइंट जो कहे हैं, ये किसमें कहे, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप है। ठीक है, बैग के बोझ पे एनसीएफ ने काम नहीं किया, वो यशपाल समिति जो थी कमेटी, उसने काम किया है। ठीक है, एनसीएफ बैग के अर्थात बस्ते के वजन के बारे में कुछ नहीं कहता, ये आपको ध्यान रखना है पटेल जी। ठीक है, तो हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग क्लास यही जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपके पेपर तक, आपके पास लाइव क्लास के अंतर्गत ये रिकॉर्ड रहेंगे। जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बैच गायब होगा। दूसरा न्यूज आपके लिए ये है, बेहतरीन न्यूज है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो हर स्टेट में वैलिड माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इसलिए सीटेट में अगर नंबर अच्छे हैं तो कुछ स्टेट में जो है नंबर के आधार पर भी प्राइमरी की नौकरी के अंदर वेटेज दिया जाता है, तो उसमें भी फायदा होगा। तो आप मैक्सिमम नंबरों के साथ, मैक्सिमम अंक के साथ अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें सीटेट का। ठीक है, तो इसी तरीके से प्यारे दोस्तों हम रोज कुछ पॉइंट्स लेंगे और 30 पॉइंट में पूरी पेडागोजी को कर देंगे हम कंप्लीट। तो आज 9 हो गए हैं इसी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखोगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक को छात्र के दैनिक जीवन से जोड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं, किताब के अंदर बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी होती है जिससे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज नहीं रहती, बच्चे का पूर्ण ज्ञान उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता। उस पूर्ण ज्ञान को विकसित करने के लिए प्यारे दोस्तों पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी चीजें आई है आप बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़िए। बच्चे की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें तमाम जो घटनाएं हैं, पहलू हैं, तमाम प्रसंग है और तमाम जो वस्तु पदार्थों का प्रयोग उस बच्चे ने किया है उसके साथ उसको जोड़ के आपको आगे बढ़ाना है। केवल किताब पढ़ाना, पाठ को कंप्लीट कर दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। वो रटने पे जोर देगा बच्चा, उससे आपको बचाना है उसके दैनिक जीवन से जोड़ के, ताकि वो अपनी अवबोध की क्षमता, अंतर्दृष्टि, सूझ विकसित कर सके। बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षण पर जोर, अर्थात आपको बच्चे को ही बीच में रखना है। क्वेश्चन पेपर का निर्माण करो, आप कोई एक्टिविटी बनाओ तो केंद्र में बच्चा ही होगा और बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता है क्लास के अंदर उसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपकी क्लास में बच्चा प्रतिभाशाली भी है, आपकी क्लास में सृजनशील बच्चा भी है, सामान्य भी है, बैकवर्ड चिल्ड्रन भी है, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भी है, संवेगात्मक रूप से स्थिर भी है, बाल अपराधी भी है, मंद बुद्धि भी और जड़ बुद्धि बच्चे आपकी क्लास में हो सकते हैं। यानी कि लगभग 10 से ज्यादा अलग अलग प्रकृति के बालक आपकी क्लास में बैठे होते हैं। इसलिए आपको चाइल्ड सेंटर रहना है। आपको ध्यान रखना है किस बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, किसको कम दिखाई दे रहा है। जिसको कम दिखाई दे रहा है आपको अपनी साउंड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो सुन पूरा रहा है, और जिसको प्यार दोस्तों कम सुनाई दे रहा है आपको बोर्ड पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सुन के आपसे चीजें अचीव नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप बोर्ड का प्रयोग करें तो वहां से वो चीजों को अचीव करेगा। तो बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर आपको रहना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, कक्षा के अंदर चाहे शिक्षण कार्य हो, कक्षा के बाहर की गतिविधियां हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको केवल और केवल चाइल्ड सेंटर रहना है। चाइल्ड सेंटर में बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा ही वर्क करना है। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो तंत्र है वो लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या है, बच्चों का बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा जो भी गतिविधि हो रही है, कार्य हो रहा है, उसी को हम चाइल्ड सेंटर अर्थात बाल केंद्रित कहते हैं। नैतिक मूल्य व लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, नैतिक मूल्य का विकास करना है।
ठीक है जी। तो बच्चों का भाषा के संदर्भ में केवल हमें वो किताब के अंदर 10-15 चैप्टर्स दिए होते हैं उनको पढ़ाना, उसमें दी गई एक्सरसाइज अभ्यास को कराना, फिर हम जो कॉपी जो है चेक कर ले, इतना ही नहीं होता है। अधिगम और भाषा के विकास के साथ हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पे जोर देना है, और वो तभी हो पाएगा जब हम बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करें, तो जब बच्चों को हम लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करें। ठीक है, शिक्षण में लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी रहना है। जरूरी नहीं है एक ही दिन में पूरा चैप्टर करा दो, एक ही दिन में 2 चैप्टर पढ़ा दो, एक ही दिन में बहुत सारा काम दे दो, बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन दे दो पेपर में, उस तरह का काम आपको नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, अर्थात लचीलेपन पे एनसीएफ जोर देता है। इसके बाल बोधगम्य शैली, जब भी आप बच्चों को कुछ बताओ, जब भी बच्चे को कुछ लिखवाओ या बच्चों को कुछ करवाओ, तो बच्चों के लेवल पे होना चाहिए। तो बाल बोधगम्य शैली का मतलब होता है आपके सिखाने का तरीका, आपके पढ़ाने का तरीका सारा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर का हो। जब बच्चे के लेवल पे ही नहीं होगा तो वहां से बच्चा अधिगम नहीं करेगा, वहां से बच्चे के भाषा का विकास नहीं होगा। तो बाल बोधगम्य शैली का मतलब है बच्चे के स्तर पे, बच्चे के मानसिक स्तर के लेवल का हो, उसमें बच्चे की आयु को ध्यान में रख के आप काम करो, बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के काम करो, उसमें बच्चे के क्लास वर्ग को रख के आपको ध्यान रख के ही आपको आगे की तमाम चीजें करनी है। विद्यालय को समाज में, समाज को विद्यालय के साथ जोड़कर आपको पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ केवल हमें भाषा का अधिगम ही नहीं कराना, भाषा अर्जन पे भी जोर देना है। यानी कि बच्चे का भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन जब साथ साथ चलेगा तभी हम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, भाषा के कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो विद्यालय क्या करता है, भाषा का अधिगम कराता है, समाज क्या करता है, भाषा का अर्जन कराता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, विद्यालय का जो रोल है वो किसमें है, भाषा अधिगम में है। विद्यालय का रोल किसमें है, भाषा के अधिगम में है। समाज का रोल किसमें है, समाज का रोल है भाषा अर्जन में। समाज का रोल क्या है, भाषा अर्जन में। और बिना भाषा अधिगम, बिना भाषा अर्जन के प्यारे दोस्तों क्या है, अभिव्यक्ति की क्षमता या भाषा की दक्षता विकसित नहीं हो सकती। किसी भी बच्चे में भाषा दक्षता, भाषा निपुणता कब विकसित होगी, जब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन साथ साथ चल रहा हो। तो इसलिए समाज में भी भूमिका है, समाज से बहुत कुछ शब्दावली वो लेगा, समाज से बहुत सारे सेंटेंस लेगा, समाज में वो अंतःक्रिया करेगा, अर्थात वाक अंतःक्रिया करेगा, बोलेगा, गलती कर रहा है तो उसको पता चलेगा उस चीज का। तो भाषा से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियों पर जोर देना, केवल क्लास के अंदर पढ़ाया ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्यारे दोस्तों के कंपटीशन होते हैं, जैसे निबंध का कंपटीशन होता है, कविता पोएम का कंपटीशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे के अंतर्गत हम भाषा को विकसित करते हैं। रटने की प्रवृत्ति पर रोक तथा अवबोध क्षमता विकसित करना है। बहुत सारे बच्चे रटते हैं, पोएम को भी रटते हैं बिना समझे हुए, बहुत सारी चीजें हैं भाषा के अंदर रटने वाली, जैसे व्याकरण को वो रटता है, तो वो रटने की प्रवृत्ति पे रोक लगा के आपको क्या करना है, अवबोध की क्षमता विकसित करनी है, बच्चे के अंदर सूझ विकसित करनी है, समझ विकसित करनी है। अवबोध मतलब समझ, तो विकसित करनी है। ये क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 कह रहा है। तो आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों दोबारा से नए पॉइंटों के साथ।